हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आज हम लोग दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन से स्टार्ट करेंगे करना, हेडिंग करना डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग सक्सेशन के बारे में लिखेंगे एक पैराग्राफ और फिर हम लोग देखेंगे असाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, सक्सेशन का मतलब होता है जैसे किसी का कोई बहुत प्रॉपर्टीज है, जैसे एक पर्सन के पास लेट से जो भी प्रॉपर्टीज है, मतलब जो भी एसेट्स है या जो भी लाइबिलिटीज है, ठीक है, इसके डेथ के बाद इसका जो लीगल हेयर होगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सारा प्रॉपर्टी, सारा एसेट्स, साथ ही साथ सारा लाइबिलिटीज में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ए सन है, ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ ए all the assets and all the liabilities will belong to A's son। ए के बेटे को सारा एसेट्स और सारा लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज नोन एज सक्सेशन। ठीक है, तो इन केस ऑफ सक्सेशन इट इज डन बाय लॉ। लॉ के अनुसार होता है, एक व्यक्ति का डेथ के बाद उसका लीगल हेयर जो होगा उसको सारा एसेट प्लस सारा लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है सक्सेशन में, इट इज अ ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा हो रहा है और एसेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब बेनिफिट्स तो ट्रांसफर हो ही रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेनिफिट्स है वो तो ट्रांसफर होगा ही, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लाइबिलिटीज है वो सब भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन असाइनमेंट थोड़ा सा अलग है। असाइनमेंट में हम अपने इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट्स किसी और व्यक्ति को असाइन कर रहे हैं। हम सिर्फ बेनिफिट्स असाइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई लाइबिलिटीज है तो हम उसको असाइन नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अधिकार है डेटर से पैसा मिलना है। ठीक है, डेटर से हमको पैसा मिलेगा 10,000, लेट से मिस्टर ए से 10,000 रुपए मिलेगा, वो हमारा डेटर है, हमको 10,000 बेनिफिट होने वाला है, तो हम ये बेनिफिट्स को किसी और को असाइन कर सकते हैं। मतलब मैं ए को बोल दिया कि तू 10,000 रुपए मुझे ना देकर एक काम करना, मिस्टर बी को दे देना। समझ में आ रहा है? तो मैं अपने इच्छा से वॉलेंटरीली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेनिफिट्स है, जो फायदा मुझे होने वाला है, वो फायदा मैं किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, खाली बेनिफिट्स असाइन हो सकता है, लाइबिलिटीज असाइन नहीं हो सकता। लेकिन सक्सेशन में बेनिफिट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाता है। प्लस सक्सेशन जो है इट इज ड्यू टू लॉ, लॉ के वजह से हो रहा है, किसी के डेथ के बाद उसका प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर को मिलता है। लेकिन असाइनमेंट में कुछ लॉ का जरूरत नहीं है, असाइनमेंट हम अपने इच्छा से करते हैं, कोई लॉ नहीं बोलता असाइनमेंट करने। असाइनमेंट हम अपने इच्छा से करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट्स हम किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट्स। ठीक है, क्लियर है सक्सेशन एंड असाइनमेंट। एक एक पैराग्राफ दोनों के बारे में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखना when the benefits of a contract are succeeded to by process of law, then
both the burden and benefits related to the कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बर्डन भी और साथ में बेनिफिट्स भी, बोथ द बर्डन एंड बेनिफिट्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू लीगल हेयर, फुल स्टॉप. A son succeeds to the state of his father. State मतलब properties of his father after his death. He will also be liable to pay debts and liabilities. He will also be liable to pay debts and liabilities. Full stop. But the son is not liable to pay in excess of property inherited. मतलब क्या बोल रहा है, बेटा लायबल तो होगा क्योंकि फादर का सारा प्रॉपर्टी उसको मिला है, सारा लाइबिलिटी पे करने के लिए द सन विल बी लायबल, बट द सन इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड. इसका मतलब जैसे सपोज प्रॉपर्टी आया 1 लाख का और लाइबिलिटी है 90,000 का, तो ठीक है 90,000 का लाइबिलिटी पे कर देंगे क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू जो हमको मिला है, जो एसेट्स मिला है, लाइबिलिटी से ज्यादा है. ठीक है, लेकिन लेट से एसेट मिला 2 लाख का और लाइबिलिटी मिला 2.5 लाख का. ठीक है, फादर से एसेट्स आया 2 लाख का, लेकिन फादर से लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुआ 2.5 लाख रुपए का, तो अब हम लोग सिर्फ 2 लाख रुपए तक देने के लिए लायबल होंगे, 2 लाख रुपए से ऊपर हम लोग देने के लिए लायबल नहीं होंगे. ठीक है, तो बेटा लायबल तो है, लास्ट में लिखा, बट द सन इज नॉट लायबल टू पे इन एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड. जो पैसा उसको मिला है, जितना प्रॉपर्टीज उसको मिला है, उससे ज्यादा पैसा वो देने के लिए लायबल नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग आ जाएंगे असाइनमेंट में. ठीक है, लिखना. इन केस ऑफ assignment, in case of assignment, the benefits of a contract can only be assigned. The benefits of a contract can only be assigned, but not the liabilities thereunder. The benefits can be assigned, but not the liabilities thereunder. Full stop. Hence, succession
and assignment are different. Hence, succession and assignment are different. ठीक है, समझ में आ गया क्या है? एकदम सिंपल सा बात है सक्सेशन क्या होता है, और एकदम सिंपल सा बात है व्हाट इज असाइनमेंट्स। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलो हेडिंग करना नया, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ refusal to accept offer of performance, effect of refusal to accept offer of performance। अगर सामने वाला व्यक्ति परफॉर्म करना चाहता है लेकिन हम लोग अगर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किए तो अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? दैट इज इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब मना करना, टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, लिखना वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड, ठीक है, सेक्शन अगर याद लिखना चाहो तो 38 है, लेकिन उतना सारा सेक्शंस याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी लिख लो। ठीक है, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस to the promisee, has made an offer of performance to the promisee, but the offer has not been accepted, but the offer has not been accepted, then the promiser is not responsible for non-performance of the contract, then the promiser is not responsible for non-performance of the contract। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? प्रोमिसर कोशिश किया परफॉर्म करने का, प्रोमिसर गया परफॉर्म करने, बट प्रोमिसी उसको रोका परफॉर्मेंस करने से, प्रोमिसी एक्सेप्ट नहीं किया परफॉर्मेंस, तो अब लॉ बोल रहा है प्रोमिसर और लायबल नहीं होगा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, full stop, each such offer of performance must fulfill certain conditions, each such offer of performance must fulfill certain conditions। तो क्या बोल रहा है? ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है, ये जो प्रोमिसर ऑफर किया, ये जो प्रोमिसर कोशिश किया परफॉर्म करने के लिए, ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये ऑफर जो है वो कैसा होना चाहिए, देखना पॉइंट नंबर 1, सिंपल सिंपल पॉइंट एकदम, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी कंडीशन, कोई शर्त ना रखकर, प्रोमिसर जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था
एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म किया है, बिना अपने मन से कोई कंडीशंस रख के, कोई शर्त नहीं रखा, जैसा बोला गया था बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी प्रॉमिसरी मना कर दिया परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से। तो अब लॉ बोलता है अगर ऐसी बात है तो अब और प्रॉमिसर लायबल नहीं होगा परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए फ्रॉम द प्रॉमिसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट बी made at a proper time and place। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अरे लिख लो, मैं फिर समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, if the offer is an offer to deliver anything to the promisee, if the offer is an offer to deliver anything to the promisee, then the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is as per the contract। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 मैं समझाऊंगा, पहले तुम लोग लिख लो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो प्रॉमिसर परफॉर्म किया है प्रॉमिस, ठीक है, वो परफॉर्मेंस जो है प्रॉमिस एक्सेप्ट नहीं किया, तो बोल रहा है वो जो परफॉर्मेंस करने का कोशिश किया है, वो जो ऑफर किया है परफॉर्मेंस का, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बोल रहा है इट मस्ट बी अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब परफॉर्मेंस किया है दैट मस्ट बी विद इन अ प्रॉपर टाइम एंड अ प्रॉपर प्लेस। जैसे तुम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए, रात को 2 बजे तुम्हारे पास फोन आता है, रात को 2 बजे तुम्हारे पास फोन आता है कि सर मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूं, आपका सामान आ गया है, प्लीज घर खोल के सामान ले लीजिए, गेट खोल के सामान ले लीजिए। तो बताओ, क्या हम रात को 2 बजे फ्लिपकार्ट का डिलीवरी लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्या फ्लिपकार्ट ऐसे बोल सकता है हम परफॉर्मेंस करने का कोशिश किए थे, कस्टमर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो प्रॉपर टाइम पे नहीं था। ठीक है, वैसे ही प्रॉपर प्लेस पे भी नहीं हो सकता है। तो बोल रहा है कि जो ऑफर, जो परफॉर्मेंस करने का कोशिश जो प्रॉमिसर किया है, दैट मस्ट बी विद इन अ प्रॉपर टाइम एंड इन अ प्रॉपर प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा बोल रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें प्रॉमिसर कुछ सामान डिलीवर करेगा प्रॉमिसी को, तो प्रॉमिसी को कम से कम इतना अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि प्रॉमिसी वो चीज को देख सके कि वो सामान कॉन्ट्रैक्ट में जैसा बात हुआ था उसके हिसाब से है या नहीं। ठीक है, अगर ये 3 चीज सेटिस्फाइड होगा, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होगा,
तो फिर अगर प्रोमिसर परफॉर्म किया है, मतलब कोशिश किया परफॉर्म करने का, और ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड है, मतलब अनकंडीशनल है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे है, एंड अपॉर्चुनिटी दिया कि सामान को तुम चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रोमिसरी एक्सेप्ट नहीं किया परफॉर्मेंस, तो अब प्रोमिसर और लायबल नहीं होगा परफॉर्मेंस करने के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं है, या तीनों में से कोई सा पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्रोमिसर फिर परफॉर्म करने के लिए लायबल रहेगा। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट वाला रात को 2 बजे आ गया और हम उसको मना कर दिए, हम बोले अभी नहीं लेंगे डिलीवरी, तो क्या फ्लिपकार्ट डिलीवरी देने से मना कर सकता है? नहीं, फ्लिपकार्ट डिलीवरी देने से मना नहीं कर सकता। ये फ्लिपकार्ट ये नहीं बोल सकता कि मैं कोशिश किया था, सामने वाला मना कर दिया, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, नहीं, क्योंकि वो किसके हिसाब से नहीं था, प्रॉपर टाइम के हिसाब से नहीं था। ठीक है, तो ये तीनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी एक प्रोमिसर बोल सकता है कि मैं तो कोशिश किया था परफॉर्म करने का, लेकिन प्रोमिसरी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब और मैं लायबल नहीं हूं परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? सेक्शन नंबर 38 था ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। प्रॉमिस ही परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा? इफेक्ट लिखना, इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल, इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म अ प्रॉमिस। लिखना, लिख लिए? इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी to perform promise। सेक्शन नंबर 39, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, सेक्शन नंबर 39। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, अगर सामने वाला व्यक्ति मतलब प्रोमिसर अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है, तो क्या अधिकार होगा प्रोमिसी का, प्रोमिसी का क्या अधिकार होगा? ठीक है, लिखना, when a party to a contract has refused to perform his promise under a contract, when a party to a contract has refused to perform his promise under a contract, under the contract होगा, ठीक है, under the contract, then the aggrieved party, aggrieved मतलब पीड़ित, जिसको प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, then the aggrieved party can, point number 1, terminate the contract, कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो अब वो कैंसिल कर सकता है। पॉइंट नंबर बी, to indicate that he is interested in its continuance,
टू इंडिकेट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूएंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखना, जब भी सामने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है, when the contract is not performed by the promiser, let's say, then the promisee can, वो क्या कर सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, वो बोल सकता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, अब और परफॉर्म मत करना, या फिर वो बोल सकता है कि ऐसे कैसे परफॉर्म नहीं करोगे, यू हैव टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसके पास दोनों अधिकार है, वो चाहे तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर अगर वो चाहे तो बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, तुमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली इतना ही है इसमें, टर्मिनेट कर सकता है या फिर बोल सकता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग करेंगे लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं जॉइंट प्रोमिसर, फिर बाद में हेडिंग कर लेंगे जॉइंट प्रोमिसी। ठीक है, हेडिंग करना जॉइंट प्रोमिसर। इसमें सेक्शन नंबर 42 कर सकते हो तुम, 43 कर सकते हो एंड 44 भी इसी के अंदर है। ठीक है, (42), 43 and 44, the heading is joint promisors। ठीक है, देखना पहले हम लोग लिखेंगे जॉइंट प्रोमिसर क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी देखे थे जॉइंट प्रोमिसर क्या होता है, और मैं बोला भी था कि आने वाले क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं द टॉपिक ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। ठीक है, देखना, इफ टू और मोर persons have made a joint promise then they are known as joint promisors, then they are known as joint promisors। all the joint promisors are liable for the performance of the contract। all the joint promisors are liable for the performance of the contract। ठीक है, सारे joint promisors liable रहेंगे। ठीक है, if any joint promisor dies, then the other joint promisors together with the legal representatives of deceased promisor will be liable। क्या बोल रहा है, जब किसी एक जॉइंट प्रोमिसर का डेथ हो जाएगा तो बाकी जॉइंट प्रोमिसर प्लस जिसका डेथ हुआ है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग मिलके प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए लायबल रहेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें, लिखना एग्जाम्पल,
X, Y and Z made a joint promise, comma, then all of them are liable during the life, but if X dies, then Y, Z and X legal heir will be jointly liable. क्या बोल रहा है? अगर X का डेथ हो जाता है तो Y और Z तो लायबल होंगे, साथ में X का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी लायबल रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इसके अंदर हम कुछ रूल्स लिखेंगे, तो पॉइंट वाइज कर देते हैं. जॉइंट प्रोमिसर के अंदर पॉइंट नंबर 1 कर देना. ठीक है. कुछ रूल्स लिखने वाले हम लोग रिलेटेड टू जॉइंट प्रोमिसर्स. पॉइंट नंबर 1, if two or more persons have made a joint promise, then all of them are liable, but if one of the joint promisor is compelled to perform the whole contract, then he can seek contribution from other joint promisors. He can seek contribution from the other joint promisors. इसका मतलब क्या है? जब किसी एक व्यक्ति को पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ा तो वो व्यक्ति बाकी जो जॉइंट प्रोमिसर्स है उनसे उनका कंट्रीब्यूशन मांग सकता है. ठीक है. सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे 4 जन मिलके बताया था होटल गए, 1000 रुपए का बिल आया. ठीक है. 250 रुपए सबको ही देंगे. कोई एक जन अगर 1000 रुपए दे दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर बाहर निकल के बाकी सारे व्यक्ति से 250 रुपए मांग सकता है. ठीक है. लिखना वही है, बस ये वाला पॉइंट वही लिखा हुआ है. लिखना एग्जाम्पल में, if A, B and C jointly promise to pay D 3 lakh rupees, D may compel anyone to pay the whole amount, but that person can
दैट पर्सन कैन सीक कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। सिंपली क्या मतलब है, ए बी एंड सी मिल के प्रॉमिस किए कि वो लोग 3 लाख रुपए देंगे, किसको, डी को। अब डी जो है सिर्फ ए को जानता है, तो डी पूरा का पूरा 3 लाख रुपए ए से ले लिया, और ए 3 लाख रुपए देने के लिए बाउंड भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 3 लाख रुपए ए दिया, 1 लाख रुपए ये बी और सी से क्लेम कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट नंबर 1 सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इसी के अंदर। ये पॉइंट नंबर 1 था, किसके अंदर, द हेडिंग ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पहले लिख लेंगे फिर समझेंगे इसको, पॉइंट नंबर 2 को, ठीक है। देखना, इफ एनी वन or more joint promisors makes a default in their contribution, makes a default in their contribution, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default in equal proportion, make a default in equal proportion, ठीक है। एग्जाम्पल से ही हमको समझ में आएगा ये पॉइंट, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर तुम देखोगे कि अपने आप तुमको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखना एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर कोई भी जॉइंट प्रॉमिसर डिफॉल्ट करता है अपना कंट्रीब्यूशन देने में, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन वो नहीं देता है, तो भी बाकी जो जॉइंट प्रॉमिसर्स होंगे उनको पूरा पैसा देना पड़ेगा। मतलब जितना हिस्सा उसका बनता है, जो डिफॉल्ट किया है उसका जितना हिस्सा बनता है, वो पैसा बाकी लोगों को बियर करना पड़ेगा। कौन से प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। इसका मतलब जैसे ए बी और सी प्रॉमिस किए थे, ए बी सी, दे हैव जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 3 लाख रुपीज टू हुम, टू मिस्टर डी। लेकिन अगर सी डिफॉल्ट करता है, सी पैसा नहीं देता है, तो सी 1 लाख रुपए देना चाहिए था, सी 1 लाख रुपए देना चाहिए था, लेकिन सी 1 लाख रुपए नहीं दिया। तो ये जो 1 लाख रुपए इसका है, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में देना पड़ेगा। मतलब 50,000 इनको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ए विल पे 1,50,000 एंड बी विल पे 1,50,000। समझ में आ रहा है? सिंपल सा मतलब है, किसी का भी डिफॉल्ट के वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है, तो वो बाकी जॉइंट प्रॉमिसर्स जो होंगे उनको वो लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, आजा फटाफट से पॉइंट नंबर सी पे।
लिखना। इफ वन और मोर joint promisors are released from responsibility, then it does not mean that the other joint promisors are also released. It does not mean that the other joint promisors are also released. They will continue to be liable. They will continue to be liable. ठीक है, अब इसका मतलब क्या देखना, एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे, पहले देख लो। तीन व्यक्ति हैं ए बी एंड सी, दे हैव जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी, लेट्स से 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब क्या हुआ, डी जो है सी को रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया मतलब सी को बोला कि चल तू पैसे मत देना, तेरे को माफ किया, तू पैसे मत देना। ठीक है, अब अगर किसी एक व्यक्ति को प्रॉमिसरी रिलीज कर देता है, मतलब माफ कर देता है, इट डज नॉट मीन दैट द अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स आर नॉट लायबल। अभी भी ए और बी लायबल रहेंगे। अब क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा कि सर ए और बी कितना रुपए देने के लिए लायबल होंगे। द आंसर इज द एंटायर अमाउंट, एंटायर अमाउंट देने के लिए लायबल होंगे, दैट इज 3 लाख रुपीस। तो सर सी को हटा के क्या फायदा हुआ, सी डी के तरफ लायबल नहीं होगा। डी बोला मैं सी से पैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं लूंगा पूरा 3 लाख रुपए, क्योंकि जॉइंट प्रॉमिस का मतलब है जॉइंटली तो लायबल हो ही, इंडिविजुअली भी पूरा पैसा देने के लिए लायबल हो। तो सर अब ए और बी 3 लाख रुपए कहां से देंगे, ए और बी बाउंड है पैसा देने के लिए। ए 1.5 लाख देगा, बी देगा 1.5 लाख। सर ये लोग सी से पैसा मांग सकते हैं क्या, एंड द आंसर इज यस, वो लोग सी से पैसा मांग सकते हैं। सी खाली डी के तरफ डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन ए और बी के तरफ वो अभी भी लायबल है। तो सी 50,000 रुपए ए को देने के लिए लायबल होगा, और सी 50,000 रुपए बी को देने के लिए लायबल रहेगा। ठीक है, इट सिंपली मीन्स इफ द promisee releases any one of the joint promisor, it does not mean that the other joint promisors are not liable. The other joint promisors remains liable for the entire amount. Entire amount के लिए वो लोग liable होंगे, but they can get contribution from the released joint promisor. वो लोग सी से पैसा मांग सकते हैं। ठीक है, चलो लिखेंगे हम लोग फटाफट से इसी का एग्जाम्पल। A, B and C jointly promised to pay 3 lakh rupees to D. D releases A from liability. In this case, B and C continues to be liable
फॉर द एंटायर अमाउंट के लिए वो लोग लायबल रहेंगे। बट बी एंड सी कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए, ठीक है, लेकिन बी और सी ए से पैसा मांग सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट प्रोमिसर्स। 3 पॉइंट है जॉइंट प्रोमिसर्स में। क्लियर है जॉइंट प्रोमिसर? फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज जॉइंट प्रोमिसी। ठीक उल्टा है, एकदम छोटा सा बात है, एकदम छोटा सा पॉइंट है, फटाफट से लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। जॉइंट प्रोमिसी में, जॉइंट प्रोमिसर में जैसे था 3 लोग मिलके एक व्यक्ति को प्रॉमिस किए, अब क्या है, एक व्यक्ति 3 लोगों को प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज जॉइंट प्रोमिसी। मतलब प्रोमिसर एक है और प्रोमिसी 3 है, दे आर नोन एज जॉइंट प्रोमिसी। ठीक है, लिखना। When a person has made a promise to two or more persons jointly, then they can claim performance from the promiser. And after date of any promisee, his legal heir can claim परफॉर्मेंस। ठीक है, सिंपल सा बात है, जब एक व्यक्ति 3 लोगों को प्रॉमिस किया है, दे आर नोन एज जॉइंट प्रॉमिसी, वो तीनों परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं प्रॉमिसर से, और अगर उनमें से किसी का भी डेथ हो जाता है तो उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है फ्रॉम द जॉइंट प्रॉमिसर, फ्रॉम द प्रॉमिसर। ठीक है, क्लियर है इतना? द टॉपिक ऑफ जॉइंट प्रॉमिसी एंड जॉइंट प्रॉमिस। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं जॉइंट प्रॉमिसी में, जॉइंट प्रॉमिसर का ठीक उल्टा ही है, और इतना ही पढ़ेंगे हम उसमें। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है अपना टॉपिक जॉइंट प्रॉमिसर्स एंड जॉइंट प्रॉमिसी। ठीक है, आज के क्लास में इतना पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। थैंक यू एंड बाय बाय।